नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य बिंदु प्रतिवेदन के संदर्भ में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस विषय के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करते हुए पाठ को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो विषय के अनुक्रम में देखते हैं। प्रतिवेदन का अर्थ क्या है, यह समझते हुए हम उसके प्रकारों को समझेंगे। अच्छे प्रतिवेदन के अपेक्षित गुण क्या क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। प्रतिवेदन लिखने की क्या विधि होनी चाहिए और प्रतिवेदन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सब को ध्यान से पढ़ते हुए प्रतिवेदन का उदाहरण भी देखेंगे और इस प्रकार ये प्रतिवेदन किस प्रकार लिखा जाता है और इसमें किस किस तरह से वर्णन किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर हम इस पाठ में ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। और पाठ का जो हमारा पाठ्य विषय है प्रतिवेदन, सर्वप्रथम उसका शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं। प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग और विद धातु के योग से बना है। इसका अर्थ है सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। इस प्रकार प्रतिवेदन से अभिप्राय अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। प्रतिवेदन का हम विस्तृत रूप देखते हैं। प्रतिवेदन शब्द का अंग्रेजी पर्याय शब्द रिपोर्ट है। समाचार संकलित करके उसे लिखकर प्रेस में भेजना रिपोर्टिंग कहलाता है। ज़्यादातर यह कार्य फील्ड में जाकर किया जाता है। एक संवाददाता सेमिनार, रैली अथवा संवाददाता सम्मेलन से विभिन्न प्रकार की खबरें एकत्रित करके उन्हें अपने कार्यालय को प्रेषित करता है। वास्तव में प्रतिवेदन एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है, जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग अथवा विशेष आयोजन की तथ्यों सहित जानकारी दी जाती है। प्रतिवेदन का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति, संस्था, परिणाम, जांच अथवा प्रगति की सही एवं पूर्ण जानकारी देना है। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्रतिवेदन लिखित रूप में होता है और ये किसी भी संस्था, सभा, विभाग या किसी विशेष आयोजन की तथ्यों सहित जानकारी देता है। अब आते हैं इसके प्रकारों पर कि प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिवेदन के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं, जैसे राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक भाषणों एवं सम्मेलनों पर प्रतिवेदन, अदालतों की कार्रवाइयों पर प्रतिवेदन, आपराधिक मामलों पर प्रतिवेदन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन पर प्रतिवेदन, युद्ध एवं विदेश यात्रा पर प्रतिवेदन, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि पर प्रतिवेदन, संगीत सम्मेलन व कला संबंधी प्रतिवेदन, खोजी समाचारों पर प्रतिवेदन, व्यावसायिक प्रगति अथवा स्थिति पर प्रतिवेदन, पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी आदि पर प्रतिवेदन। तो इस प्रकार ऐसे अनेक विषय हो सकते हैं जिनका तथ्यों सहित ब्यौरा देना हो, तो उनको लिखित रूप में जब लिखा जाता है पूरा विवरण, तो वो अनेक विषयों पर प्रतिवेदन के रूप में हमारे सामने आता है। एक अच्छे प्रतिवेदन में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसके लिए कुछ अपेक्षित गुण यहाँ बतलाए गए हैं।
कि अच्छे प्रतिवेदन में निम्नलिखित गुणों का होना अनिवार्य है। रिपोर्टर के डेस्क से अच्छे संबंध होने चाहिए। प्रतिवेदन पूरी तरह स्पष्ट हो और अपने आप में पूर्ण हो। प्रतिवेदन की भाषा ज़्यादा अलंकारिक या मुहावरेदार नहीं होनी चाहिए। प्रतिवेदन में सूचना भर होनी चाहिए, अर्थात जो तथ्य वहाँ उजागर करना आवश्यक है वो ही प्रतिवेदन में होना चाहिए। किसी भी वाक्य के एक से अधिक अर्थ ना निकलें, अर्थात द्वयर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सटीक शब्दावली होनी चाहिए। भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो भी तथ्य दिए जाएं वे विश्वसनीय हों और प्रामाणिक हों। प्रतिवेदन संक्षिप्त हो, ये भी उसकी अनिवार्यता है। उन्हीं तथ्यों का समावेश करना चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तथ्यों का तर्क और क्रम सुविधानुसार होना चाहिए। प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो मुख्य विषय को रेखांकित करे और प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में सभा अथवा दल अथवा संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करने चाहिए। तो इस प्रकार एक अच्छे प्रतिवेदन में जो जो अपेक्षित गुण हैं उनका विवरण यहाँ पर हमने प्राप्त किया और उनको समझा। अगर इन्हीं सभी गुणों का समावेश किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा लिखा जाने वाला प्रतिवेदन भी अपने आप में सारगर्भित होगा और अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा, परिपूर्ण होगा। अब प्रतिवेदन किस प्रकार लिखा जाता है, उसके लिखने के लिए किन तथ्यों को दृष्टिगत रखना होता है, तो लिखने की विधि अब हम यहाँ समझते हैं। प्रतिवेदन लिखने में निम्नलिखित विधियों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम हम संस्था का नाम लिखेंगे। बैठक सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। अगर किसी कार्यक्रम पर, किसी बैठक पर, किसी सम्मेलन पर आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो उसका उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए और आयोजन स्थल का वहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। तत्पश्चात आयोजन की तिथि और समय की सूचना भी प्रतिवेदन में समाविष्ट होनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी भी दी जाए कि कार्यक्रम में कौन विशिष्ट अतिथि थे और किन किन लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। तत्पश्चात कार्यक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी दी जानी चाहिए। यदि भाषण है तो उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बतलाया जाना चाहिए। निर्णयों की जानकारी भी दी जानी चाहिए और प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिनको हम प्रतिवेदन लिखते समय दृष्टिगत रखेंगे और इन्हीं का उल्लेख करते हुए एक अच्छा प्रतिवेदन लिखने का प्रयास करेंगे। अब प्रतिवेदन की अनेक विशेषताएं बतलाई गई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। प्रतिवेदन वास्तव में अपने आप में एक परिपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसका महत्व मात्र समसामयिक नहीं होता, अपितु संबंधित क्षेत्र में सुदूर भविष्य तक भी इसकी उपयोगिता रहती है। रिपोर्ट की विशेषताओं का विवेचन यहाँ पर किया गया है। तो पहली विशेषता रिपोर्ट की अर्थात प्रतिवेदन की वो है कार्य योजना। रिपोर्टर को पहले पूरी योजना बनानी चाहिए। विषय का अध्ययन करके
उसके उद्देश्य को समझना चाहिए। इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनाने से रिपोर्ट लिखने में सहायता मिलती है। तो ये पहली विशेषता हुई कार्य योजना। दूसरी विशेषता है तथ्यात्मकता, अर्थात रिपोर्ट तथ्यों का संकलन होता है। इसलिए सबसे पहले विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेनी पड़ती है। इसके लिए पुराने रिपोर्टों, फाइलों, नियम पुस्तकों, प्रपत्रों के द्वारा आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी की जानी चाहिए। सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार द्वारा आंकड़ों तथा तथ्यों को प्राप्त किया जाता है। इन तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाए और आवश्यकता पड़े तो इनके फ़ोटो भी लिए जाते हैं। तो तथ्यात्मकता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तथ्यपरक होना चाहिए। प्रतिवेदन की तीसरी विशेषता है प्रामाणिकता, अर्थात तथ्यों का प्रामाणिक होना अत्यंत आवश्यक है। किसी विषय, घटना अथवा शिकायत आदि के बारे में जो तथ्य जुटाए जाएं, उनकी प्रामाणिकता से रिपोर्ट की सार्थकता बढ़ जाती है। अग्रिम विशेषता इसकी है निष्पक्षता, अर्थात रिपोर्ट एक प्रकार से वैधानिक अथवा कानूनी दस्तावेज बन जाती है। इसलिए रिपोर्टर का निर्णय विवेकपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट लिखते समय या प्रस्तुत करते समय रिपोर्टर प्रत्येक तथ्य, वस्तु स्थिति, पक्ष विपक्ष, मत विमत का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करे और फिर उसके निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में उसका यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह निरक्षीर विवेक का परिचय दे। इसलिए रिपोर्ट उपयोगी बन सके और वो सार्थक हो सके। इस प्रकार प्रतिवेदन की पांचवी विशेषता बतलाई गई विषय निष्ठता, अर्थात रिपोर्ट का संबंधित प्रकरण पर ही केंद्रित होना अपेक्षित है। यदि किसी विषय विशेष पर रिपोर्ट लिखा जाना है तो उससे संबंधित तथ्यों, कारणों और सामग्री आदि तक ही सीमित रखना चाहिए। इसमें प्रकरण को एक सूत्र की तरह प्राप्त तथ्यों में पिरोया जाए, जिससे प्रकरण अपने आप में स्पष्ट होगा। तो विषय निष्ठता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है निर्णयात्मकता, अर्थात रिपोर्ट मात्र विवरण नहीं होती। इसलिए रिपोर्ट को संबंधित विषय का विशेष जानकार होना आवश्यक है। जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखी जाए वो रिपोर्टर उस विषय का जानकार होना चाहिए। यदि वह विशेषज्ञ होगा तो साक्ष्यों और तथ्यों का सही या गलत अनुमान लगा पाएगा और उनका विश्लेषण करने में समर्थ होगा। साथ ही वह प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों का सम्यक परीक्षण भी कर पाएगा और अपने सुझाव और निर्णय भी दे पाएगा। इसलिए निर्णयात्मकता भी इसकी अपनी एक विशेषता बतलाई गई है। और अंतिम विशेषता इसकी है संक्षिप्तता और स्पष्टता। रिपोर्ट लिखते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसमें अनावश्यक विस्तार ना हो। प्रत्येक तथ्य या साक्ष्य का संक्षिप्त और सुस्पष्ट विवरण दिया जाए। यदि रिपोर्ट काफ़ी लंबी हो तो उसका सार दिया जाना चाहिए, जिससे प्राप्त तथ्यों और सुझावों पर ध्यान तुरंत आकृष्ट हो सके। लेकिन अस्पष्ट सूचना या विवरण से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अतः रिपोर्ट संक्षिप्त होते हुए भी अपने आप में स्पष्ट
और पूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिवेदन की ये 7 विशेषताएं यहाँ बतलाई गई। कार्य योजना, तथ्यात्मकता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता, विषयनिष्ठता, निर्णयात्मकता और संक्षिप्तता तथा स्पष्टता। इन विशेषताओं को पढ़ने और समझने के उपरांत हम अग्रिम विषय पर चलते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में, उस प्रतिवेदन में किस प्रकार उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखलाई गई है जो भ्रष्टाचार से संबंधित है और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार का अंकन किया गया है, जिसमें रैंकिंग घटने और बढ़ने की बात की गई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में, और बतलाया गया कि भारत का 85वें से 76वें नंबर पर स्थान आ गया है भ्रष्टाचार में। प्रतिवेदन का एक उदाहरण यहाँ पर है, उसको हम देखते हुए इस विषय को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक प्रतिवेदन का उदाहरण है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसके द्वारा लिखा गया प्रतिवेदन है। भ्रष्टाचार कम करने के मामले में भारत 38 अंकों के साथ दुनिया के 76वें पायदान पर आ गया है, जबकि पिछले साल इस लिस्ट में भारत 85वें नंबर पर था। मतलब भ्रष्टाचार को रोकने में भारत अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है। यानी रैंकिंग के हिसाब से हम भ्रष्टाचार कम करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें इस बार भी उतने ही नंबर मिले जितने पिछली बार मिले थे। यानी हमें रैंकिंग में यह फ़ायदा भ्रष्टाचार कम करने की वजह से नहीं, बल्कि लिस्ट में देशों की संख्या घटने की वजह से हुआ। वर्ष 2014 में इस लिस्ट में 174 देश थे, जबकि 2015 में 168 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, इस पायदान पर ब्राज़ील, थाईलैंड समेत 6 देश हमारे साथ खड़े हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदन है, जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। यह खुलासा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2015 की जारी रिपोर्ट में हुआ है। CPI देशों को 1 से 100 तक का स्कोर देता है। जिस देश का स्कोर जितना ज़्यादा होता है वहाँ भ्रष्टाचार उतना ही कम माना जाता है। CPI दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय के आधार पर सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार का अनुमान लगाता है। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा कि डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश, इस सूची में 100 में से सबसे ज़्यादा 91 अंक डेनमार्क को मिले हैं। 91 अंकों के साथ डेनमार्क इस सूची में सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे कम भ्रष्ट पाया गया है। यानी डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड है जिसको 90, और तीसरे नंबर पर स्वीडन जिसको 89 अंक मिले हैं। 8 अंकों के साथ उत्तर कोरिया और सोमालिया दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश हैं। तो इस प्रकार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये प्रतिवेदन, ये रिपोर्ट ये दर्शाता है कि विश्व में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है और कौन देश इस भ्रष्टाचार को कम करने में सफल हुआ है। एक उदाहरण, किसी भी कार्यक्रम का जैसे प्रतिवेदन लिखा जाता है, किसी आयोजन का प्रतिवेदन लिखा जाता है, वैसे ही यहाँ पर एक मेले का प्रतिवेदन का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से हम उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का विस्तृत रूप से लिखित ब्यौरा प्रतिवेदन के रूप में किस प्रकार दिया जाता है। तो उसका एक उदाहरण यहाँ है। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में हर साल लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं।
यह कार्तिक की पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले से 15-20 दिनों तक गंडक और गंगा के संगम पर लगता है। पूर्णिमा के दिन यात्रियों की भारी भीड़ हरिहरनाथ के दर्शन के लिए होती है। इस वर्ष भी मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की एक लंबी कतार थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि पांव रखने को जगह नहीं थी। फिर भी दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती ही रही। हरिहरनाथ के दर्शन कर लोग सजी सजाई दुकानों की ओर बढ़े। उनकी सजावट मनमोहक थी। देश भर के व्यापारी आए थे। आसपास के मकानों का किराया अधिक था। अलग अलग स्थानों पर दुकानें लगाई गई थीं। पशु पक्षियों का जमाव एक स्थान पर था। हाथी, घोड़े, गाय, बैल इत्यादि की खरीदारी हुई। दूसरे स्थान पर साधु सन्यासी अपनी अपनी कुटी में धूनी रमाए थे। तीसरे स्थान पर सर्कस वाले तरह तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे। रात में बिजली की रोशनी में सारा मेला जगमगा रहा था। सारा दृश्य मनमोहक था। पूर्णिमा के दूसरे दिन मैं घर लौट आया। इस प्रकार यहाँ पर मेले का प्रतिवेदन, उसकी रिपोर्ट लिखी गई है और इसमें दिनांक का उल्लेख किया गया है और तत्पश्चात लिखने वाले का नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने किसी कार्यक्रम विशेष की रिपोर्ट या प्रतिवेदन के बारे में जाना। प्रतिवेदन वास्तव में किसे कहा जाता है, इसके प्रकार क्या हैं और इसके अपेक्षित गुण क्या हैं, प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको अपनाकर एक बेहतर प्रतिवेदन लिखा जा सकता है, और प्रतिवेदन के उदाहरण देख करके हमने इस विषय को बड़ी गहनता से पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार प्रतिवेदन के संदर्भ में हमने विस्तार से समझा और इस विषय को पढ़ा और इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। आशा है आप सभी को यह पाठ्य विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद।